हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जनरल इंजीनियरिंग का सेट वन फिर से लेके आए हुए हैं एक बूस्टर डॉज के तौर पे। ठीक है, बूस्टर डॉज स्टार्ट करेंगे इसका हम। और ये सेट वन है, इसमें 35 से 40 क्वेश्चन के करीब में है। और ये टॉपिक जो है ये बेसिक इलेक्ट्रिकल है। ये जैसे जेई के एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, बीपीएससी एई के लिए, डीएसएसबी एई जेई के लिए। ठीक है, तो देखिए जनरल इंजीनियरिंग में काफ़ी आपको फायदा होने वाला है। पहले भी हम काफ़ी जो 17 प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं उसको भी आप देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और तब जाके देखिएगा एग्जाम में आपको कितना ज़्यादा फायदा। और अभी भी जो अभी इस वाला एग्जाम दिया होगा तो उसको फायदा ही हुआ होगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे फ्रेश बूस्टर डॉज के तौर पे स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? ठीक है, MHO और सीमेंस दोनों दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा होगा यूनिट? अब बताइए कौन सा होगा कंडक्टेंस का यूनिट। ठीक है, इसको देखिए, ये जो कंडक्टेंस है एक्चुअली इलेक्ट्रिकल का है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बोल दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोल दिए? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है, इसको हम जी से डिनोट कर दिए। ठीक है, ये क्या होता है? जी जो होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होता है, रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, उसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसका आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस। जी से डिनोट कर दिए। एसआई यूनिट क्या होगा? इसका जो एसआई यूनिट होगा, इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा? सीमेंस होगा, सीमेंस। ठीक है, उल्टा ओमेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का ये है रेसिप्रोकल है, तो इसलिए हम यूनिट भी उल्टा ही कर दिए। तो यहाँ पे जी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 1/r लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम 1/ओम भी लिख सकते हैं। इसको कोई कोई क्या लिखता है? MHO, मो भी बोलता है। मतलब इसका दो यूनिट हो गया, एक सीमेंस हो गया और एक ओम हो गया। और ये जो लिखे ना, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। क्या करता है? अपोज द, जो करंट फ्लो होता है ना, करंट किसी भी सर्किट में फ्लो हो रहा है उसको अपोज करेगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस होता है, अपोज द फ्लो ऑफ करंट। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो ओम होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? OHM, ओम होता है। इसको ऐसे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन तो आने का चांसेस है। अब देखिए यहाँ पे, इसमें से आपको देखना है कि कौन सा एग्जाम्पल है नॉन लीनियर एलिमेंट का। ठीक है, इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा नॉन लीनियर एलिमेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप बता पाइएगा इसमें कौन सा नॉन लीनियर एलिमेंट का एग्जाम्पल है? कौन सा नॉन लीनियर एलिमेंट का एग्जाम्पल है? तो कैपेसिटर जो है ना, ये लीनियर है, इंडक्टर भी लीनियर है, तो SCR जो है ये आपका नॉन लीनियर एलिमेंट है। ठीक है, ये क्या है? नॉन लीनियर एलिमेंट है। देखिए एलिमेंट आपका जो नेटवर्क थ्योरी होता है, नेटवर्क थ्योरी में जो एलिमेंट होता है इसको क्लासिफाई किया गया है लीनियर, लीनियर में, लीनियर एंड नॉन लीनियर में, लीनियर और नॉन लीनियर में किया गया है। इसके बाद इसको किया गया है एक्टिव और पैसिव में, एक्टिव और पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव में। इसके बाद इसको क्लासिफाई किया गया है यूनिलैटरल, यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल, यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल। इसके बाद इसको टाइम, टाइम वेरिएंट, टाइम वेरिएंट, और इसके बाद इनवेरिएंट, इनवेरिएंट। इतना टाइप में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, इतना टाइप में क्लासिफाई किया गया है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या पूछे हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पूछे हैं कि नॉन लीनियर कौन है, तो SCR जो है ये नॉन लीनियर है। अब यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा ये देख लीजिए, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट क्या होता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कोई भी एलिमेंट को हम लीनियर तब बोलेंगे जब वो VI कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है, ओनली वन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और ओम्स लॉ में, एंड पासेस थ्रू द ओरिजिन
तो उसको हम लीनियर एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिए, यहाँ पे आप लिखिए एन एलिमेंट is an element is said to be an element is said to be linear if its its VI कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है फॉलो फॉलो ओनली वन इक्वेशन, ओनली वन इक्वेशन, follow only one equation of the straight line or Ohm's law of a straight line or Ohm's law and passes through origin and passes। देखिए कंसेप्ट एक बार आप सीख लीजिएगा ना तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा ना तो आप बना दीजिएगा, इसलिए हम कंसेप्ट बता रहे हैं। एक क्वेश्चन बना के दूसरा क्वेश्चन बताते तो फायदा क्या होता है, एक ही क्वेश्चन सीखते। अभी देखिएगा लीनियर और नॉन लीनियर एक बार आप सीख जाइएगा तो आप इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा। एग्जाम्पल में रजिस्टर जो है ना ये लीनियर है, ठीक है। इसके बाद इसको हम आर से डिनोट कर दिए। इंडक्टर जो है ये भी क्या है, लीनियर है। इंडक्टर क्या है, ये भी लीनियर है। कैपेसिटर क्या है, ये भी क्या है, लीनियर है। कैपेसिटर क्या है, ये भी लीनियर है। इस सभी एलिमेंट को कंसिडर्ड हम लोग लीनियर एलिमेंट में कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये लीनियर एलिमेंट का बात हो रहा था, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, अब ये जब आप ग्राफ ड्रॉ करिएगा इसका तो डायरेक्टली वी आई का जो ग्राफ होगा ना, ये वी और आई है, ये लीनियर हो जाएगा, ठीक है। आई वी का भी होगा, अगर ये ऊपर में हम आई ये आई वी अगर इस तरह से दूसरा में लिख देते हैं ये वाला पोर्शन में भी, तो यहाँ पे भी लीनियर होगा, तो ये आपका लीनियर हो गया। नॉन लीनियर क्या होगा, एन एलिमेंट इज सेड टू बी एन element is said to be an element is said to be non-linear, ठीक है। an element is said to be non-linear if its vi characteristic। देखिए अगर आपको लग रहा हो कि हम थोड़ा स्लो बता रहे हैं तो आप पे क्या करिएगा कि स्पीड बढ़ाने का भी ऑप्शन आता है। जब यूट्यूब का वीडियो खोलिएगा तो 1.25 1.5 2 पे देखना है तो 2 पे करिए, 2.5 पे देखना है तो 2.5 पे करिएगा तो आप जल्दी देख पाइएगा। तो वी आई जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हम आराम आराम से बता रहे हैं, आप लोग को अगर ज़्यादा फास्ट अगर करना होगा तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट फॉलो ओनली वन इक्वेशन, फॉलो not follow only one equation and not follow Ohm's law and not follow and not follow Ohm's law and not follow Ohm's law। उसको हम क्या बोलेंगे, कोई भी एलिमेंट को नॉन लीनियर बोलेंगे कि अगर इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करता है, ओनली वन इक्वेशन एंड नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ठीक है। तो इसमें क्या एग्जांपल आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका डायोड आ जाएगा। डायोड जो होता है ना नॉन लीनियर एलिमेंट है। बीजेटी आ जाएगा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। JFET आ जाएगा, ठीक है। SCR आ जाएगा। ये सब को क्या कंसिडर करेंगे, ETC आर कंसिडर्ड एज नॉन लीनियर एलिमेंट, आर कंसिडर्ड एज नॉन लीनियर एलिमेंट, आर कंसिडर्ड एज नॉन लीनियर एलिमेंट। इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, नॉन लीनियर एलिमेंट में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, जब आप वी आई का ग्राफ बनाइएगा ना तो आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा, इस तरह का वी हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। चाहे कभी कभी आपको ग्राफ जो है ना ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है। ये भी हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, तो ये आप देख लीजिएगा तो नॉन लीनियर एलिमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि नॉन लीनियर कौन सा है, तो SCR होगा, JFET रहता तो भी हो जाता, ठीक है। अब देखिए एक और होता है इसमें, अब हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पे सिर्फ बोल दे रहे हैं। एक्टिव होता है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव एलिमेंट। तो एलिमेंट विच डिलीवर पावर फ्रॉम द सोर्स टू द लोड इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। जो ऐसा एलिमेंट जो कि पावर डिलीवर करता है, पावर को डिलीवर करता है, पावर डिलीवर करता है कहाँ से कहाँ तक, सोर्स से लोड, सोर्स से लोड अगर पावर डिलीवर करता है तो वो एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा। जनरेटर जो है इसका एक्टिव एलिमेंट का एग्जांपल हो जाएगा। सोलर सेल जो है ये एक्टिव एलिमेंट का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। बैटरी जो है ये सब एक्टिव एलिमेंट का एग्जांपल हो जाएगा, ये सब एक्टिव एलिमेंट है। मतलब फॉर एक्टिव एलिमेंट द स्लोप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज आइदर ओनली नेगेटिव और बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो वो एक्टिव एलिमेंट होता है। पैसिव एलिमेंट क्या होगा, आप बताइए पैसिव एलिमेंट क्या होगा। ये हम पहले भी चीज डिस्कस कर चुके हैं। पैसिव एलिमेंट हम पूरा चीज नहीं लिखा रहा है इसमें।
पैसिव एलिमेंट क्या मतलब ऐसा एलिमेंट को हम पैसिव एलिमेंट दैट एब्जॉर्ब पावर और डिसिपेट पावर, दैट एब्जॉर्ब पावर, यहाँ पे डिलीवर कर रहा था पावर, दैट एब्जॉर्ब पावर, दैट एब्जॉर्ब पावर, दैट एब्जॉर्ब पावर और डिसिपेट्स पावर, पावर को खर्च करता है या फिर ऑब्जर्व कर लेता है, डिसिपेट पावर फ्रॉम द सोर्स, उसको हम पैसिव एलिमेंट बोलेंगे। जैसे इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा, RLC जो है ना, RLC जो है, ये सब किसका एग्जांपल है, इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव एलिमेंट, एग्जांपल ऑफ पैसिव एलिमेंट, एग्जांपल ऑफ पैसिव एलिमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, इसमें कर्व टाइप का आएगा, इसमें क्या आएगा आपका, स्ट्रेट आएगा। ठीक है, एक होता है आपका यूनिलैटरल और बाईलैटरल होता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, यूनिलैटरल होता है, यूनिलैटरल एलिमेंट, यूनिलैटरल एलिमेंट होता है, और एक होता है आपका बाईलैटरल एलिमेंट। ठीक है, एक होता है आपका बाईलैटरल एलिमेंट होता है, यूनिलैटरल एलिमेंट और बाईलैटरल एलिमेंट होता है। ठीक है, अब देखिए यूनिलैटरल एलिमेंट क्या होता है, वैसा एलिमेंट को हम यूनिलैटरल बोलेंगे इफ द फ्लोइंग ऑफ करंट थ्रू द एलिमेंट इज ओनली वन डायरेक्शन और करंट फ्लोज थ्रू इट इज ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर ओनली, तो उसको हम यूनिलैटरल बोलेंगे। लिख दे क्या, ठीक है, लिख देते हैं, एन एलिमेंट इज सेड टू बी, एन एलिमेंट इज said to be unilateral, and element is said to be unilateral if the flowing of current, if the flowing of current, if the flowing of current, if the flowing of current through the element is through the, इसका सबका पीडीएफ हम टेलीग्राम में देंगे, थ्रू द एलिमेंट इज ओनली वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन, और करंट फ्लो थ्रू इट इज ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर ओनली, और करंट करंट फ्लो थ्रू इट इज, करंट फ्लो थ्रू इट इज मेजॉरिटी कैरियर ओनली, मेजॉरिटी कैरियर ओनली, कैरियर ओनली, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिलैटरल एलिमेंट बोलेंगे। इसमें कौन कौन सा एग्जांपल आ जाएगा, डायोड जो है ना, ये सब यूनिलैटरल है, और FAT ये सब यूनिलैटरल है, BJT ये सब यूनिलैटरल है, ये सब क्या है, यूनिलैटरल है। बायलैटरल में क्या आ जाएगा, ऐसा एलिमेंट को हम बायलैटरल बोलेंगे इफ इट ऑफर्स, if it offers the same impedance in characteristics, if it offers the same impedance, if it offers the same impedance in characteristics, इन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको हम क्या बोलेंगे, बायलैटरल बोलेंगे। इसमें क्या आ जाएगा, RLC जो है, ये सभी जो बायलैटरल एलिमेंट का एग्जांपल है। ठीक है, जितना भी एलिमेंट है ना, सब बायलैटरल होता है नेचर में। ठीक है, तो RLC हो जाएगा। इसके बाद एक और आता है टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट, तो ऐसा को हम टाइम वेरिएंट बोलेंगे जिसमें कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, वो चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको टाइम वेरिएंट बोलेंगे, और जो चेंज नहीं करेगा उसको टाइम इनवेरिएंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये आप इतना याद रखिएगा, बस इतना ही इस क्वेश्चन में आपको मिला जानकारी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें से आपको चूज करना है, इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग सर्फेसेज सेपरेटेड बाय ए लेयर ऑफ एन इंसुलेटिंग मीडियम कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कैपेसिटर जो होता है ना, कैपेसिटर इसका आंसर हो जाएगा। ये दो कंडक्टिंग सरफेस मतलब कंसिस्ट करता है। कैपेसिटर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, सेपरेटेड बाय ए लेयर ऑफ इंसुलेटिंग मीडियम, ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक, तो उसको हम डाई इलेक्ट्रिक बोलेंगे। ठीक है, तो कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग सरफेस सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक, तो इसका आंसर कैपेसिटर हो जाएगा। ये क्या करता है, ये कैपेसिटेंस को इंक्रीज करता है। कैपेसिटर जो होता है कैपेसिटेंस को इंक्रीज करता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है ना, उसमें अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रोड का, इंसुलेटिंग मटेरियल का होता है, और टू कंडक्टिंग प्लेट जो होता है एक्ट एज ए इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करता है। ये दो कंडक्टिंग प्लेट जो है, ये इलेक्ट्रोड जैसा एक्ट करेगा। ये देयर इज अ डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन देम, दोनों में डाई इलेक्ट्रिक होगा। ठीक है, और इसमें हम क्या निकालते हैं, कैपेसिटेंस निकालना है, तो C इक्वल्स टू A इपल्सन बाई D फॉर्मूला होता है। यहाँ पे इपल्सन इक्वल्स टू E नॉट ER होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। E नॉट आपका परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम हो जाएगा, E नॉट। ठीक है, इसके बाद ER जो होता है वो आपका क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा। ठीक है, ए क्या होगा,
ए हो जाएगा आपका एरिया ऑफ प्लेट हो जाएगा, ए एरिया ऑफ प्लेट हो जाएगा, और डी क्या हो जाएगा, गैप बिटवीन द प्लेट, गैप बिटवीन द प्लेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट फॉर 1125 वाट 5 ओम वोल्ट। तो देखिए पावर डिसिपेटेड इन द लोड, पावर अगर हमने को निकालना है तो P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पावर दिया हुआ है, वाट जो भी दिया हुआ है ना यूनिट में वो पावर होता है, तो 1125 पावर के जगह पे रख देते हैं। अब ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट का वैल्यू निकालना है, आई स्क्वायर और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से जब आई निकालेंगे तो 1125 डिवाइडेड बाई 5 के पावर अंडर रूट हो जाएगा, मतलब 225 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 15 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ राइज इन टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए टेम्परेचर का जो एक्सप्रेशन होता है आर टी इक्वल्स टू आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जब रेजिस्टेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट वन ऑफ द इफेक्ट, नॉट पूछ रहा है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ द प्योर मेटल, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब ये सही हो जाएगा, ये इफेक्ट नहीं होगा, ये वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये तो होगा नहीं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इन ए केस ऑफ मेटल एंड डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो ये सारा होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, मतलब जब हम रेजिस्टिविटी इंक्रीज कब होता है, जब हम रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे मेटल के केस में, और डिक्रीज होगा अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इंसुलेटर के केस में। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो ये आप याद रखिएगा, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मेटल का रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करता है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। ठीक है, एलॉय में भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड और इंसुलेटर में डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये तीनों सही है, ये गलत है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो है इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसमें से इनकरेक्ट कौन है, तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई आई होता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है ना, V इक्वल्स टू आई आर, तो यहाँ पे R इक्वल्स टू V बाई आई हो जाएगा, तो मतलब वोल्ट और एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, ये सही है। कैपेसिटेंस का देखिए, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस जो होता है ये आपका कूलम्ब और वोल्ट होता है। C इक्वल्स टू क्या होता है, Q इक्वल्स टू सी भी होता है ना, तो ये इसका कूलम्ब हो जाएगा, कूलम्ब के चार्ज का, और V का वोल्ट हो जाएगा, तो ये भी सही है, कैपेसिटर कूलम्ब पर वोल्ट है। इंडक्टेंस जो होता है, इंडक्टेंस जो होता है ये भी आपका सही है। ठीक है, इंडक्टेंस का यूनिट होता है वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर होता है। ठीक है, वोल्ट सेकेंड VT बाई आई होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एल होता है ना, एल इक्वल्स टू वी बाई डी आई बाई डी टी होता है, कि एल इक्वल्स टू वी बाई डी आई बाई डी टी होता है। ठीक है, इंडक्टर जो होता है ये एक पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एल इक्वल्स टू वी बाई डी आई बाई डी टी होता है। तो यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब इनकरेक्ट इसमें से कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, एक ऑप्शन में डाल दीजिएगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, इंडक्टेंस के बारे में आपको बताया था, हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, क्योंकि फिर से हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस जो होता है एक पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लिखिएगा तो लिख सकते हैं आप, इंडक्टेंस क्या है, पैसिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, पैसिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, पैसिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दैट स्टोर्स एनर्जी, that stores energy, that stores energy in the form of magnetic field, in the form of, in the form of magnetic field, in the form of magnetic field। ठीक है, तो ये इंडक्टेंस होता है। अगर हम इंडक्टेंस निकालते हैं इंडक्टर का, सॉरी ये इंडक्टर है, ये इंडक्टर आप लिख दीजिएगा, अगर हम इंडक्टेंस निकालते हैं इंडक्टर का तो एल इक्वल्स टू फाई बाई आई होता है। ठीक है, फाई जो है ना ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, और आई क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट, जो उससे करंट फ्लो हो रहा है वो है। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर अगर निकालते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर अगर निकालते हैं, यू इक्वल्स टू
तो हाफ एल आई स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, एसआई यूनिट जो इंडक्टेंस का होता है, एसआई यूनिट जो होता है इंडक्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, हेनरी होता है। हेनरी जो होता है ये इंडक्टेंस का एसआई यूनिट होता है। और हम यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, एल इक्वल्स टू वी डी डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, वोल्ट वोल्ट डिवाइडेड बाई एम्पियर एम्पियर पर सेकेंड। इसको अगर हम पूरा अच्छे तरीका से लिखे तो वोल्ट इंटू सेकेंड बाई एम्पियर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी ये भी हो सकता है, वे मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर हो जाएगा, वेबर पर एम्पियर ये भी होता है, वेबर पर एम्पियर ये भी होता है, और वोल्ट इंटू सेकेंड बाई एम्पियर ये भी होता है। तो ये आप याद रखिएगा। कैपेसिटर तो आप जानते ही हैं, कैपेसिटर तो आप जानते ही हैं कि एनर्जी ये चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर क्या करता है, इट इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल। इट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। stores energy stores energy in the form of in the in the form of electric field, in the form of electric field। तो ये जो करता है ना, ये आपका एनर्जी को स्टोर करता है। C इक्वल्स टू क्यू बाई डेल्टा भी हम लिख सकते हैं, और एनर्जी स्टोर जो होगा हाफ सी भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर वोल्ट। ऐसे तो कैपेसिटेंस का फैराडे भी होता है, फैराडे भी आप याद रख सकते हैं। फैराडे जो होता है ये भी फराड होता है। ठीक है, एफ ए आर ए डी फराड होता है, ये आप याद रखिएगा। रेजिस्टेंस के बारे में तो आपको पता ही है, ये बाकी सारी चीज के बारे में पता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच कंपोनेंट हैज ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड। किस कंपोनेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होता है, तो बैटरी में हमेशा आप याद रखिएगा, बैटरी जो होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होता है। इट हैव ए 3 पार्ट्स, एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोड। एनोड होता है जो कि पॉजिटिव होता है, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कैथोड होता है एक निगेटिव होता है, कैथोड क्या होता है, निगेटिव होता है। और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, बैटरी में कैथोड एंड एनोड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज साइड्स एट आइदर एंड ऑफ द ठीक है हुक्ड अप टू इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये आप याद रखिएगा, बैटरी में 2 टर्मिनल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए, अब देखिए यहाँ पे QT भी द इलेक्ट्रिक चार्ज, QT क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है इन एन एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हाट इज द करंट थ्रू दैट एलिमेंट। तो आपको पता है ना कि I इक्वल्स टू क्या होता है, dq बाई dt होता है। I इक्वल्स टू क्या होता है, dq बाई dt होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इसको एक्सप्रेस करते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन ए यूनिट टाइम। इन अदर वर्ड्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो आपका करंट होता है। तो I इक्वल्स टू dq बाई dt हो जाएगा, dq बाई dt हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा। किसी भी सर्किट में अगर वहां पे हम मेटालिक वायर यूज करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन के से ही जो फ्लो चार्ज का फ्लो होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तभी उसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये सब चीज याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ बोथ द नंबर ऑफ टर्न्स एंड कोर लेंथ ऑफ इंडक्टिव कॉइल्स आर डबल देन द सेल्फ इंडक्टेंस विल बी। ठीक है, तो देखिए अब एक एक फार्मूला आप याद रखिएगा। व्हेनेवर एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट अगर पास कर रहा है कॉइल से, देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ आल्सो चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगता है। अब यहाँ पे आप देखिए सेल्फ इंडक्टेंस अगर सोलेनॉइड का अगर हम देखें तो एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल होता है। यहाँ पे जो म्यू नॉट है ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी है, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी है। म्यू नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है म्यू नॉट का वैल्यू। ठीक है, एन क्या है, एन है आपका नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है एन। ठीक है, इसके बाद एल क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है। और ए क्या है, ए है आपका एरिया ऑफ सोलेनॉइड, एरिया ऑफ सोलेनॉइड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब एन अगर हम डबल कर रहे हैं, एन के जगह पे 2n कर दे रहे हैं। और कोर लेंथ ऑफ इंडक्टिव कॉइल आर डबल, कोर लेंथ जो है ये भी डबल हो जा रहा है, मतलब ऊपर में 2 दूना के 4 और नीचे में 2, मतलब डबल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ऐसे भी आप करके बना सकते हैं, एल डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई एल, L2 बाई L1 इक्वल्स टू N2 स्क्वायर बाई L1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ऐसे करके आप कर सकते हैं ये वाला के, तो आपको यही चीज़ मिलेगा, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, दो हीटर वायर ऑफ इक्वल लेंथ, टू हीटर वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर कनेक्टेड फर्स्ट इन ए सीरीज एंड देन इन ए पैरेलल, देन द रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड फ्रॉम ए सीरीज टू पैरेलल कनेक्शन विल बी। तो हमेशा आप याद रखिए कि हीट जनरेटेड इन ए वायर इज गिवन बाय द इक्वेशन H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी होता है। यहाँ पे दैट इज द रेजिस्टेंस इन द एलिमेंट ड्यू टू विच हीट इज जनरेटेड, ये वाला फॉर्मूला होता है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी होता है, और आर इक्वल्स टू ये भी पता है आपको रोयल बाई ए होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर सीरीज में होगा, अगर सीरीज में होता है तो आर इक्विवेलेंट जो होगा वो होता है आपका R1 प्लस R2 हो जाएगा, अगर सेम है तो 2R हो जाएगा। और अगर पैरेलल में होता है, पैरेलल में अगर होता है तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। अगर दोनों सेम है तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R/2 आ जाता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए हीट का रेशियो पूछ रहा है ना, तो हीट का रेशियो पूछ रहा है, तो हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर आर का, टी अगर हम सेम रख रहे हैं तो आई स्क्वायर आर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड फ्रॉम सीरीज टू पैरेलल पूछ रहा है, ठीक है। तो हीट जो है, हीट सीरीज टू पैरेलल, हीट सीरीज टू हीट पैरेलल, पैरेलल क्या हो जाएगा, हीट सीरीज टू हीट पैरेलल में। अब देखिए आई स्क्वायर आर जो है ये हो रहा है, ठीक है, आई स्क्वायर आर हो रहा है हीट, और जो यहाँ पे जो, अब यहाँ पे आई स्क्वायर आर है, आई के जगह पे हम अगर हम वी बाई आई की जगह पे क्या लिखे हम, वी बाई आर लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई की जगह पे अगर हम वी बाई आर लिख देते हैं, क्योंकि करंट को भी लिखेंगे ही, तो 1/R स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/R आ जाएगा, एक आर आ जा रहा है, ठीक है। तो हीट इन सीरीज और हीट इन पैरेलल निकालेंगे तो R/2 ऊपर में लिखेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे, 2R लिखेंगे। पैरेलल के केसेस में 2R लिखेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो 1:4 आ जाता है, ठीक है। तो 1:4 हम यहाँ पे आंसर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/R का आ जा रहा है तो उसी से हम ये सीरीज बाई पैरेलल निकालना है, ठीक है। तो पैरेलल वाला ऊपर रखेंगे और सीरीज, क्योंकि 1/R का हो जाए, हीट जो हो रहा है ना, हीट का जो है 1/R का ये आ जा रहा है, क्योंकि हम आई को भी कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि टू वायर ऑफ इक्वल लेंथ आर कनेक्टेड इन द रेशियो टोटल, यहाँ पे आई को भी हम वोल्टेज में, क्योंकि वोल्टेज सेम होता है, ठीक है, और लेकिन करंट अलग अलग होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे वोल्टेज को, यहाँ वोल्टेज के टर्म लिख दिए, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो आर द यूनिट ऑफ एनर्जी। अब ये चीज़ तो आपको बताना ही पड़ेगा, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, तो एनर्जी का यूनिट जूल भी होता है, किलोवाट आवर भी होता है, अर्ग भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, ठीक है। वाट नहीं होता है, वाट होता है पावर का, वाट क्या होता है, पावर का होता है। किलोवाट आवर मतलब इसमें टाइम हम जोड़ दिए तब जाके ये हो सकता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क, जूल जो होता है एसआई यूनिट है एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक चीज इसके बारे में लिख लीजिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है, ये आप याद रखिएगा। ये आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एक्सेस द डिफरेंशियल वोल्ट ऑफ 1 वोल्ट, ये हो जाएगा। अर्ग जो होता है ना, एक अर्ग बराबर 10⁻⁷ जूल होता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और एक कैलोरी बराबर होता है आपका, एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है, एक कैलोरी बराबर, एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। 1 किलोवाट आवर बराबर जो होता है वो होता है आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव, आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव, तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो रेजिस्टेंस, ठीक है। आइडियल वोल्टेज सोर्स का जीरो रेजिस्टेंस होता है। अब हम देखिए ये वाला चीज़ भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, आइडियल जो वोल्टेज सोर्स होता है इसके इसके पास जीरो सोर्स रेजिस्टेंस होता है, जीरो सोर्स रेजिस्टेंस होता है,
ठीक है। और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है, एक होता है आपका प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कंसिस्ट ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इन ए सीरीज विथ इंटरनल रेजिस्टेंस। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या लिखेंगे, आइडियल वोल्टेज सोर्स जो ऊपर में था वो तो होगा ही, आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड ए आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इन ए सीरीज विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, इन सीरीज विथ इंटरनल रेजिस्टेंस। आइडियल वोल्टेज सोर्स इन ए सीरीज विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, ये होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है। अब यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, ये आपका क्या हो जाएगा, VS हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है। और यहाँ पे ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये जो है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है। ये जो है ना, इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा तो प्रैक्टिकल हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर ट्रू फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर के लिए, तो देखिए R इक्वल्स टू होता है रो एल बाई ए, और यहाँ से रो इक्वल्स टू हो जाएगा आर ए बाई एल हो जाएगा। रो को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है। आर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा सेंटीमीटर में। चाहे जैसे भी जिस भी यूनिट में आप लिखिए, एरिया अगर आप सेंटीमीटर में लिखेंगे तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इस कंडक्ट, तो इसका ये क्या हो जाएगा, इट इज डिनोटेड बाई, ये तो सही है, इसको हम इसी से डिनोट करते हैं रो से। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन ऑफ द मटेरियल, ये डायमेंशन ऑफ के मटेरियल के इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन ऑफ द मटेरियल। जो रेजिस्टिविटी होता है ना, ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है, पहले चीज हम बता दे रहे हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये वाला सही है, ये भी सही है। तो इसका जो है वो तीनों सही हो जाएगा, 1 2 और 3। रेजिस्टिविटी जो होता है, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ये किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जो कि ये मतलब बताता है कि कोई भी जो मटेरियल है वो कितना इलेक्ट्रिक करंट को अपोज कर रहा है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होता है डायमेंशन ऑफ द मटेरियल के। ठीक है, ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इससे कंफ्यूज मत करें रेजिस्टिविटी जो होता है। आते हैं नेक्स्ट, इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉइल इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया जो है कॉइल का वो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स 1000। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 1000 है, और लेंथ जो है वो 12.56 सेंटीमीटर है, 12.56, एंड द करंट जो है वो 10 एम्पियर फ्लो थ्रू इट। देन हाउ मच एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द एयर कोर कॉइल, हाउ मच एनर्जी जो है स्टोर्ड होता है एयर कोर कॉइल में। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या करिएगा आप, सबसे पहले तो आप क्या क्या डाटा दिया हुआ है वो लिख दीजिए। तो करंट तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है क्या, 10 एम्पियर दिया हुआ है, और नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है 1000, ये लिख दिए। एरिया दिया हुआ है 10 cm स्क्वायर, इसको अगर हम मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 10 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 10⁻³ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आई जो हो जाएगा, और क्या दिया हुआ है, लेंथ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12.56 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
12.56 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट जो है, म्यू नॉट जो है वो दिया हुआ है आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये जो म्यू नॉट होता है ना, ये दिया नहीं है एक्चुअली। ठीक है, म्यू नॉट दिया नहीं है, लेकिन म्यू नॉट का वैल्यू होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट जो होता है ये होता है आपका मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका ये होता है वैल्यू। ठीक है, अब इसमें आपको इसमें एक ये है, म्यू आर का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, और एयर कोर कॉइल के लिए, एयर कोर कॉइल के लिए म्यू आर का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। म्यू नॉट का क्या होना हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, ये तो हम लिख ही दिए। अब इंडक्टेंस निकालना है, तो इंडक्टेंस, क्योंकि एनर्जी हमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, सबसे पहले तो ये देखिए क्वेश्चन में निकालना क्या है, एनर्जी निकालना है, और इंडक्टेंस दे दिया हुआ है। तो सिंपली अगर आपको एनर्जी निकालना है, इंडक्टेंस दे दिया हुआ है, तो एक ही फॉर्मूला लगाएगा, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कॉइल E इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर, ये लगाइएगा। ठीक है, आई यहाँ पे करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल हो जाएगा, और एल का वैल्यू अगर निकालेंगे तो इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल होता है। ठीक है, यहाँ पे एन जो है ये आपका नंबर ऑफ टर्न्स है, एन आपका नंबर ऑफ टर्न्स है, ए आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ए क्या हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगा, म्यू आर और म्यू नॉट क्या हो जाएगा, म्यू आर हो जाएगा आपका रिलेटिव परमेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी, और म्यू नॉट का वैल्यू तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर हम बोल ही दिए। तो यहाँ से एल का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो एल का वैल्यू आप म्यू नॉट के जगह पे 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू म्यू आर के जगह पे 1 इंटू एन के जगह पे 1000 का स्क्वायर, एरिया के जगह पे 10⁻³ डिवाइडेड बाई एल के जगह पे आप रख लीजिएगा 12.56 इंटू 10⁻⁻2, तो इसका वैल्यू निकालिएगा तो 0.01 इंच आ जाता है। ठीक है, और ये अगर आप देखिएगा 10⁻⁻2 इंच आ जाता है। अब हाफ एल आई स्क्वायर निकालिएगा, तो हाफ एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 10⁻², और आई का जो वैल्यू होगा, आई का वैल्यू 10 एम्पियर है, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से 0.5 जूल आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 0.5 जूल आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.5 जूल, दिया हुआ है ऑप्शन में 0.5 जूल, किसी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिनोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डायरेक्ट करंट सोर्स, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 0 हर्ट्ज जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट सोर्स। देखिए डायरेक्ट करंट एक इलेक्ट्रिक करंट ही है, दैट इज यूनिडायरेक्शनल, सो द फ्लो ऑफ चार्ज इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन होता है। ठीक है, डायरेक्ट करंट का आप क्या है, डायरेक्ट करंट सोर्स जो दिया हुआ है यहाँ पे, डायरेक्ट करंट एक इलेक्ट्रिक करंट है जो कि यूनी डायरेक्शनल होता है। क्या होता है यूनी डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, सो द फ्लो ऑफ चार्ज इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन। और डायरेक्ट करंट में द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डू नॉट चेंज, इट रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होता है डायरेक्ट करंट सोर्स का वो 0 हर्ट्ज होता है। ठीक है, डायरेक्ट करंट सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 0 हर्ट्ज होता है, तो ये आप याद रखिएगा 0 हर्ट्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फोर आइडेंटिकल कैपेसिटर फर्स्ट कनेक्टेड इन ए पैरेलल और देन इन सीरीज, देन डिटरमाइन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन ए पैरेलल टू द सीरीज। अब देखिए कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है C इक्वल्स टू Q/V होता है, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए सीरीज में अगर कैपेसिटर रहेगा, अगर कैपेसिटर सीरीज में रहता है, अगर सीरीज में कैपेसिटर रहता है तो जो C इक्विवेलेंट हो जाता है 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाता है। और अगर पैरेलल में होता है, पैरेलल में होता है तो C पैरेलल इक्वल्स टू C1 प्लस C2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 4 आइडेंटिकल कैपेसिटर फर्स्ट कनेक्टेड इन ए पैरेलल देन इन सीरीज। पहले मान लीजिए 4 है, वो किस में है, अगर सीरीज में है,
तो सीरीज में 4 है तो 1/CS इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 4/C आ जाएगा। और जब हम CS निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, CS निकालेंगे तो क्या आ जाएगा C/4 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत किसी को कोई सॉरी CS निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4/C ही आ जाएगा ना। तो 4/C आ जाएगा, C/4 आ जाएगा। ये हो गया आपका। ठीक है, और अगर हम सीरीज में निकाल देते हैं पैरेलल में निकाल लेते हैं, सॉरी ये तो आपका सीरीज में आ गया। पैरेलल में निकालेंगे तो सी पैरेलल इक्वल्स टू सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी, तो 4C हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है पैरेलल टू सीरीज, तो पैरेलल में कितना है 4C डिवाइडेड बाई सीरीज में कितना है C/4 है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 16, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, which of the following law states that electric current I flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference V across it is provided its temperature remains constant। तो ये सेम टू सेम आपका V इक्वल्स टू आई आर को रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है बोल दिया है ना कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है मेटालिक वायर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस का। तो ये किसमें होता है, ये आपका ओम्स लॉ में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ओम्स लॉ होता है। ठीक है, पास्कल्स लॉ तो आपको पता ही है कि किसी भी स्टैटिक फ्लूइड में क्या होता है, किसी भी स्टैटिक फ्लूइड में जो इंटेंसिटी और प्रेशर होता है सेम होता है इन ऑल डायरेक्शन, वो होता है। गॉस लॉ क्या होता है, नेट अपवर्ड नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एनी क्लोज सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दैट क्लोज सरफेस, ये होता है आपका गॉस लॉ होता है। और न्यूटन्स लॉ भी पता ही है, फोर्स और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट में ये होता है, तो इसका आंसर ओम्स लॉ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर, पावर का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा नहीं है। P इक्वल्स टू वी आई होता है, ये तो सभी को पता है। और देखिए पावर इक्वल्स टू वर्क बाई टाइम, ये भी होता है। पावर इक्वल्स टू वर्क बाई डी क्यू इंटू डी क्यू बाई टाइम, तो डी क्यू कैंसिल होता है डी डब्ल्यू बाई, तो ये भी होता है, लेकिन ये नहीं होता है, वी बाई आई नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वी बाई आई हो जाएगा। अब आइए देखते हैं ए पैसिव नेटवर्क कंटेंट्स। ठीक है, तो अब हम आपको पहले ही बोले थे कि एक्टिव एलिमेंट क्या करता है, पावर को डिलीवर करता है इफ एन एनी टाइप ऑफ सर्किट कंपोनेंट दैट एबिलिटी टू कंट्रोल इलेक्ट्रॉन फ्लो, वो एक्टिव एलिमेंट। पैसिव क्या करता है, पावर को एब्जॉर्ब करता है। तो RLC क्या हो जाता है आपका पैसिव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर बट नो वोल्टेज सोर्स, ये क्या हो जाएगा पैसिव नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप किस में रखेंगे, किस स्टडी में रखेंगे पैसिव में हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द 360 वाट बल्ब, जो तीन जो है 60 वाट का बल्ब जो है पैरेलल में है अक्रॉस 60 वोल्ट पावर लाइन। इफ वन बल्ब बर्न्स देन ओपन, इफ वन बल्ब बर्न्स ओपन, अगर एक बल्ब को अगर हम जलते हुए छोड़ देते हैं तो क्या होगा। ठीक है, लगता है कि इसको एक ही पार्ट में रखना चाहिए, दो पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी और बचा हुआ है क्वेश्चन, और अभी जितना क्वेश्चन अभी कराया उतना बचा हुआ है। अभी हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 20 क्वेश्चन कराए, 20 क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है। ठीक है, और भी हम आगे प्रैक्टिस सेट कराएंगे। अभी अब रेगुलर जब चल रहा है तो चलेगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को देखते रहिए, फॉलो करिए। वीडियो को 2 से 3 बार आप जरूर देखिएगा। 17 प्रैक्टिस सेट के साथ साथ अभी जो बूस्टर डोज करा रहे हैं उसको आप देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, तो बस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस।